Very good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter of CRPC, that is bail, जमानत. ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 33 जो कवर करता है सेक्शन 436 टू 450. सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बेल. बेल का उद्देश्य क्या है? Object of arrest and detention of the accused person is primarily to secure his appearance at the time of trial and to ensure that in case he is found guilty, he is available to receive the sentence. Accused person को जब गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले ये उद्देश्य होता है कि अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे दंड के समय उपस्थित रहना चाहिए और ट्रायल के समय भी जब उसकी आवश्यकता है वो उपस्थित रहे, उसकी अपीयरेंस रहे. इसीलिए कार्यवाही में उसे अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है. लेकिन अगर ट्रायल के टाइम पर उसकी प्रेजेंस हमें रीजनेबली मिल सकती है, यानी ऐसी आशंका नहीं है, ऐसी संभावना नहीं है कि अक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा ट्रायल के टाइम पे या सेंटेंस के टाइम पे, ऐसा हमें आशंका नहीं है. हमें ये विश्वास है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि ये व्यक्ति अक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट हो सकता है, तो ये अनजस्ट और अनफेयर होगा कि हम उस अक्यूज्ड पर्सन को उसकी लिबर्टी से डिप्राइव कर दें. किस समय में? जिस समय क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी है. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जब क्रिमिनल कार्यवाही चल रही है तब उस लंबी जो समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में अगर हम उसे अरेस्ट या डिटेन करके रखते हैं तो ये अनजस्ट और अनफेयर होगा. अगर की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि रीजनेबली हम इंश्योर कर सकते हैं कि ये एक्यूज्ड पर्सन सेंटेंस के टाइम पर और ट्रायल के टाइम पे अपेयर होगा, तो उसे बेल पे रिलीज किया जाना चाहिए. ये जस्ट और फेयर है. लेकिन जहां एक व्यक्ति सीरियस क्राइम करता है, सेवरली पनिश्ड हो चुका है किसी क्राइम के लिए और एब्सकॉन्ड हो चुका है, बेल की कंडीशंस को प्रीवियसली ब्रीच कर चुका है, ऐसी कंडीशन में ये उचित नहीं है कि उसे बेल ग्रांट की जाए. अरेस्टेड पर्सन को अगर रिलीज किया जाता है बेल पर तो ये भी संभावना है कि वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फेयर ट्रायल में ऑब्स्ट्रक्शंस डाल सकता है, बाधा डाल सकता है, प्रोसिक्यूशन साइड के विटनेसेस को नुकसान पहुंचा सकता है या दोबारा से अपराध भी कर सकता है. ऐसी परिस्थितियां अगर नज़र आती हैं तो इस एक्यूज्ड पर्सन को बेल नहीं दी जानी चाहिए. ये इम्प्रॉपर होगा. लेकिन अगर ऐसा रिस्क किसी प्रकार का इन्वॉल्व नहीं है तो अरेस्टेड पर्सन को बेल पे रिलीज़ किया जाना चाहिए. तो अब कब रिलीज़ किया जाए बेल पे या कब ना किया जाए, इस बारे में क्या नियम है, कानून क्या कहता है, तो लेजिस्लेशन ने हमें कुछ गाइडलाइंस इसके बारे में दी हैं कि कहाँ बेल नहीं दी जानी चाहिए, कहाँ बेल ग्रांट की जानी चाहिए. तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. साथ ही कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं, जुडिशरी ने, कोर्ट ने भी कुछ प्रिंसिपल्स या नॉर्म्स इवॉल्व की हैं, उन्हें भी देखेंगे. यहाँ कोड में बेल की कोई डेफिनेशन नहीं बताई गई है, हालांकि बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में. बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस को सेक्शन 2A में बताया गया, जहां ये बताया गया कि फर्स्ट शेड्यूल ऑफ CRPC में जिन अपराधों को बेलेबल बताया गया है
या नॉन बेलेबल बताया गया है। आईपीसी या अदर लॉ के अकॉर्डिंग जो अपराध किया है उसने, उसमें अपराधों के वर्गीकरण को शेड्यूल 1 में बताया गया है। तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की डेफिनेशन तो हमें सेक्शन 2A में देखने को मिलती है, लेकिन बेल की परिभाषा यहाँ नहीं है। हम सामान्य शब्दों में देखें तो बेल यानी ज़मानत का अर्थ क्या हो गया कि जहाँ एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस और कोर्ट ये जो समाज की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, उनसे अदर देन भी किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए। किसके ऊपर डाली जा रही है? समाज के ऊपर ही डाली जा रही है, सोसाइटी के ऊपर डाली जा रही है कि अगर कोई क्रिमिनल या एक्यूज्ड पर्सन है जिसने कोई क्राइम कमिट किया है, उसके ऊपर ऐसा आरोप है, तो उस व्यक्ति का ज़िम्मा समाज में से कोई ले रहा है। मतलब यूँ तो हम देखते हैं कि पुलिस ले रही है ज़िम्मा और उसको हम कस्टडी में रख रहे हैं, लेकिन अब कितने लोगों को कस्टडी में रखा जाएगा और अनजस्ट भी हो जाएगा। जहाँ हमें एट द लास्ट पता चलता है कि कोई एविडेंसेस ही नहीं मिले, ये व्यक्ति तो इनोसेंट था, तो इतने समय तक उसको अपन ने जो डिटेन करके रखा इस वजह से कि वो हमें ट्रायल के टाइम पे मौजूद मिलना चाहिए, वो हमें सेंटेंस देने के टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? एक अनजस्ट काम कर दिया। तो बेल का मतलब क्या हो गया कि ये जो जिम्मेदारी है कि एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, ये पुलिस कस्टडी में रखने की बजाय, पुलिस के पास रखने की बजाय सोसाइटी में रख दी जाती है। जो व्यक्ति श्योरिटी बनता है, प्रतिभू बनता है, वो ज़मानत दे रहा है और वो ये जिम्मेदारी ले रहा है कि ये एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट होगा, जब इसे बुलाया जाएगा, ये मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो एक तरीके से उसके ऊपर, सोसाइटी के एक व्यक्ति के ऊपर जो कि यहाँ जिम्मेदारी लेता है, ज़मानती जो ज़मानत देता है, उसके ऊपर हम ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि उसे, इस एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करवाना है व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड। चैप्टर नंबर 33 का सबसे पहला सेक्शन है 436। ये बताता है कि कौन सी परिस्थितियों में बेल ली जा सकेगी। ये प्रावधान आदेशात्मक इम्पेरेटिव बताया गया है। बेल के इस प्रोविज़न को इम्पेरेटिव यानी आदेशात्मक बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पुलिस या कोर्ट के लिए बेल देना कंपलसरी है और यहाँ एक्यूज्ड पर्सन इस धारा के अंतर्गत आने पर अधिकार पूर्वक बेल की डिमांड कर सकता है। यहाँ एक्यूज्ड पर्सन अपने राइट के रूप में डिमांड कर सकता है कि उसे बेल पर रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो धारा 436 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो सेक्शन 436 में कोर्ट को और पुलिस को बाउंड कर देती हैं कि उन्हें एक्यूज्ड को बेल पर रिलीज़ करना ही पड़ेगा? शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ये शब्द यहाँ यूज़ किए गए हैं। तो ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं? तो यहाँ बताया गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा किसी अपराध का अभियुक्त है, अ पर्सन अदर दैन एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसा व्यक्ति जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया, उसके अलावा उसने कोई अपराध किया। तो सिंपल सी बात है कि उसने नॉन बेलेबल नहीं किया तो कौन सा ऑफेंस किया? बेलेबल ऑफेंस। तो एक जनरल बात हमें समझ आती है कि एक्यूज्ड कौन सा है? जिसने ज़मानती अपराध किया है, बेलेबल ऑफेंस किया है। अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा और वो कस्टडी में है और ज़मानत देने के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति का ये राइट है कि उसे बेल पे रिलीज़ किया जाएगा। या वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, अपेयर्स, यहाँ जो अपेयर वर्ड है, द वर्ड अपेयर्स जो है ये वाइड है, ये इंक्लूड कर रहा है वॉलंटरी अपेयरेंस ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इवन वेयर नो समन और वारंट हैज़ बीन इश्यूड अगेंस्ट हिम। तो 436 में यहाँ बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है या वो खुद कोर्ट के सामने प्रस्तुत हो रहा है और वो जब कस्टडी में है या फिर कोर्ट में किसी भी स्टेज पर, प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर अगर वो बेल देने के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति को बेल पे रिलीज़ किया जाएगा। शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, क्योंकि यहाँ पर बेल लेना उसका क्या है? अधिकार।
राइट हो गया। इसलिए यहाँ पर इस सेक्शन को कहा गया है कि इन सिचुएशंस में बेल इम्पैरेटिव है। यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो क्या है, केसेस अदर देन दोज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, अजमानती अपराध से भिन्न अपराध वाले मामले। तो यहाँ ये भी लिखा जा सकता था कि बेलेबल ऑफेंस वाले मामले, लेकिन ऐसा नहीं लिखा गया। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं, बेलेबल ऑफेंसेस वाले मामलों के अलावा भी परिस्थितियाँ आ रही हैं। वो कौन सी सिचुएशंस हैं, इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं। सबसे पहला तो अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस में सबसे पहली कैटेगरी तो क्लियर है हमारे सामने, ऐसे व्यक्ति जो कि बेलेबल ऑफेंस कमिट करते हैं, जमानती अपराध वाले व्यक्ति। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनके खिलाफ चैप्टर 8 के अंतर्गत कार्यवाही चलाई जा रही है। केसेस ऑफ पर्सन्स दो नॉट एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस बट अगेंस्ट whom सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड। चैप्टर 8 जो है उसके अंतर्गत जो कार्यवाही चलाई जा रही है, वो जिस व्यक्ति के खिलाफ अगर चलाई जा रही है तो वो भी यहाँ पर 436 में उस मामले में आएगा जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। चैप्टर 8 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कौन सी हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति। तो इस चैप्टर के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है तो वो भी यहाँ 436 के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो अजमानती अपराध से भिन्न अपराध का अभियुक्त हो गया। और इसके अलावा अन्य सभी ऐसे मामले जिसमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट या डिटेन किया गया है और उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस ना किया हो, तो वो सारे मामले भी यहाँ पर धारा 436 में आएंगे। तो अब हमें समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर जो भाषा देखी कौन सी, अदर देन दोज ऑफ नॉन बेलेबल, इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी यहाँ पर शामिल हो रही है। सेक्शन 436 के साथ ही हमें यहाँ सेक्शन 50 के क्लॉज 2 का भी ध्यान रखना है। सेक्शन 50 का क्लॉज 2 जहाँ एक्यूज्ड पर्सन के राइट की बात करता है, वहीं पुलिस अधिकारी की ड्यूटी की बात करता है। सेक्शन 50 में बताया गया है कि एक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, क्या राइट्स हैं किसी अरेस्टेड पर्सन के। तो सेक्शन 50 का क्लॉज 2 ये बताता है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है जिसने कि नॉन बेलेबल ऑफेंस किया हो, उसे विदाउट वारंट गिरफ्तार किया गया है, तो उस व्यक्ति को, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ये बताया जाएगा कि उसे बेल पर छोड़े जाने का अधिकार है, उसे बेल पे रिलीज़ किए जाने का अधिकार है। ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज़ एंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज फॉर सिक्योरिटीज़ ऑन हिज बिहाफ। सेक्शन 50 की क्लॉज 2 में क्या बताया गया, जबकि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया बिना वारंट के, और ये व्यक्ति ऐसा था जिसने कौन सा अपराध किया है, अजमानती अपराध नहीं किया, उसके अलावा कोई अपराध किया, जैसे कि भाषा आपने, लैंग्वेज अभी आपने सेक्शन 436 में पढ़ी थी, अदर देन द ऑफेंस ऑफ नॉन बेलेबल। तो यहाँ उस व्यक्ति का, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का ये राइट है कि उसे बताया जाए कि उसने जो ऑफेंस किया है उसमें उसे ये राइट है कि वो एज ए मैटर ऑफ राइट अधिकार पूर्वक जमानत की डिमांड कर सकता है और उसे जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए। अब इसके साथ ही इसका प्रोवाइजो 1, सेक्शन 436 का प्रोवाइजो 1 ये भी कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर या कोर्ट उचित समझते हैं तो उस व्यक्ति को बेल पर रिहा करने की बजाय उसे बॉन्ड पर भी रिहा कर सकते हैं, उसे बंद पत्र निष्पादित करने पर भी छोड़ा जा सकेगा। अगर पुलिस ऑफिसर या कोर्ट ठीक समझते हैं, उचित समझते हैं, तो जमानत की बजाय उस अरेस्टेड पर्सन को बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पर भी, बंद पत्र निष्पादित करने पर भी छोड़ा जा सकता है। और ये बॉन्ड कैसा होगा, विदाउट सिक्योरिटी। तो इस व्यक्ति को रिलीज किया जा सकेगा बंद पत्र निष्पादित करने पर भी। और अगर ऐसा व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन है और जमानत देने में इनकेपेबल है तो भी उसे रिलीज किया जाएगा।
अगर वो व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आता है यानी निर्धन व्यक्ति की कैटेगरी में आता है और श्योरिटी अवेलेबल नहीं करा सकता तो भी उसे यहाँ पर ज़मानत पे रिहा किया जाएगा। तो ये प्रोवाइज़ो 1 था। सेक्शन 436 क्लॉज 1 का एक्सप्लेनेशन हमें बताता है कि इंडिजेंट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, निर्धन व्यक्ति कौन है। तो यहाँ बताया गया अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट होने की तारीख से विद इन अ वीक बेल नहीं दे पा रहा है, कैपेबल नहीं है बेल देने में, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कोर्ट के द्वारा या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के द्वारा कि ये व्यक्ति इस सेक्शन के अंतर्गत इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। जैसा कि आपने फर्स्ट प्रोवाइज़ो में देखा कि अगर कोई इंडिजेंट पर्सन है और बेल नहीं दे पा रहा है तो उसे यहाँ रिलीज़ किया जाएगा सेक्शन 436 में, अगर अदर कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं कि वो अदर देन नॉन बेलेबल ऑफेंस उसने कमिट किया है, तो उस इंडिजेंट पर्सन को जमानत देने में इनकेपेबल होने पर भी छोड़ दिया जाएगा। तो जो इंडिजेंट पर्सन है वो है कौन, ये माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि गिरफ्तारी से 1 हफ्ते के अंदर भी अगर वो बेल देने में कैपेबल नहीं है तो ये व्यक्ति इंडिजेंट पर्सन माना जाएगा। आगे और फर्दर प्रोविज़ो भी बताया गया है। इसका प्रोविज़ो आगे क्या कहता है कि सेक्शन 116 की क्लॉज 3 और सेक्शन 446A इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अनइफेक्टेड रहेंगे। सेक्शन 116 का क्लॉज 3 सब क्लॉज 3 और सेक्शन 446A के प्रोविजंस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अनइफेक्टेड रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमें देखना है कि जो सेकंड प्रोवाइज़ो है सेक्शन 436 का, ये सेव किसको कर रहा है, सेक्शन 116 सब क्लॉज 3 को सेव कर रहा है और सेक्शन 446A को सेव कर रहा है। तो सेक्शन 116 क्लॉज 3 क्या कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स चलाई गई हैं फॉर कीपिंग पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, उसे हैव बीन स्टार्टेड, उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है कीपिंग पीस एंड मेंटेनिंग गुड बिहेवियर की, उसे डिटेन किया गया है और वो इंटरिम बॉन्ड जो कि कोर्ट ने रिक्वायर्ड किया इस प्रोसीडिंग में वो फर्निश करने से फेल हो जाता है। कोर्ट ने उससे चाहा कि वो बॉन्ड पेश करे और वो उस प्रोसीडिंग में फेलियर हो गया, वो बॉन्ड नहीं दे पाया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनइफेक्टेड रहेगा ये सेक्शन 1163, यानी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी उस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति को डिटेन ही रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ इस सेक्शन में तो आपने ऑपोजिट पढ़ा कि अगर वो रिलीज़ कर सकते हैं अपन उसको तो रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन 116 के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग उसे रिलीज़ नहीं किया जाएगा अगर कि वो फर्निश नहीं कर पा रहा बॉन्ड। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं सेक्शन 116 क्लॉज 3 जो है वो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट दे रहा है और ये जनरल रूल है रिगार्डिंग रिलीज ऑन बेल जो सेक्शन 436 क्लॉज 1 में दिया गया है, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से सेक्शन 446A जो है वो रिगार्डिंग है फॉर फीचर एंड कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड ऑन ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन। अगर कोई शर्तों का भंग करता है, जैसे कि हमने रिलीज़ किया है विद सिक्योरिटी, विदाउट सिक्योरिटी बेल बॉन्ड्स पर रिलीज़ किया है, और अगर उसने किसी टर्म को, कंडीशन जो उस पर इम्पोज की गई ब्रीच करता है, तो उसके बॉन्ड को फोरफीचर किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये धारा भी अनइफेक्टेड रहेगी जो जनरल प्रोविज़न या जनरल रूल सेक्शन 436 क्लॉज 1 में बताया गया है, उससे सेक्शन 446A के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच किया है तो उसे भी बेल पे रिलीज़ फिर नहीं किया जाएगा। सेक्शन 436 का क्लॉज 2 देखते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में कोई भी बात लिखी हुई हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। Where a person has failed to comply with the conditions of the bail bond, जहाँ की कोई व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत बेल और बॉन्ड की शर्तों की पालना नहीं कर पाया है, असफल हो गया है,
एज रिगार्ड्स द टाइम एंड प्लेस ऑफ अटेंडेंस, उसे बताया गया था कि इस समय और इस जगह पर उसे प्रेजेंस अपनी रखनी है, पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर जगह पे जाना है, पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है। तो ये जो कुछ शर्तें उसके ऊपर लगाई गई थी, वो शर्तों को वो पूरा नहीं कर पाया। तो कोर्ट क्या करेगा? द कोर्ट में रिफ्यूज़ टू रिलीज हिम ऑन बेल, तो कोर्ट उसे जमानत पर रिहा करने से मना कर सकता है। When on a subsequent occasion in the same case he appears before the court or is brought in custody, जब वो पश्चातवर्ती किसी अवसर पर कोर्ट में उपस्थित होता है या लाया जाता है, and such refusal shall without prejudice to the powers of the court to call upon any person bound by such bond to pay the penalty thereof under section 446। तो यहाँ सबसे पहली बात तो ये आई कि अगर वो व्यक्ति बेल बॉन्ड की जो शर्तें लगाई गई थी उन शर्तों को पूरा करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है और अगर वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो रहा है लेटर ऑन किसी ओकेज़न पर या उसे कस्टडी में लेके आया जा रहा है, तो कोर्ट कह सकता है कि भैया अब आपको बेल नहीं मिलेगी, हमने पहले आपको बेल दी थी और आपने शर्तों की पालना नहीं की, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, फेलियर हो गए, अब हम आपको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, चाहे आपका ऑफेंस कैसा है, बेलेबल ही क्यों ना है, चाहे सब सेक्शन 1 की कंडीशंस पूरी हो रही हैं, बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन हम बेल पे रिलीज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको पहले बेल पे रिलीज़ किया और आपने शर्तों को क्या किया? ब्रीच कर दिया। और इसने एक और बात कह दी कि जब ये ऐसा रिफ्यूज़ल कर रहा है कोर्ट ने मना कर दिया उसको कि आपको बेल पे नहीं छोड़ेंगे, तो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट की पावर है सेक्शन 446 के अंतर्गत पेनल्टी इम्पोज करने की, वो उस पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पावर एज इट इज़ है कोर्ट की पावर है सेक्शन 446 में कि अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा है तो अपन क्या करेंगे? उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। जब उसके बॉन्ड को क्या किया जाएगा? फोरफीचर किया जाएगा, तो कोर्ट क्या करेगा कि ऐसे व्यक्ति को ये रिक्वायर कर सकता है कि उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जो ये कोर्ट की पावर है कि जब बॉन्ड को फोरफीचर करने पे पेनल्टी इम्पोज कर रहा है एक्यूज्ड के खिलाफ, तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि वो जो सेक्शन 446 की जुडिशियल ऑफिसर की पावर है वो एज इट इज़ है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये एक्स्ट्रा पावर और मिल गई, 446 की पावर तो अलग से है ही, और यहाँ पे पावर आ गई है कि यहाँ अगर कोई एक्यूज्ड पर्सन अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसके ऊपर लगाई गई हैं बेल बॉन्ड से रिलेटेड उनको पूरा नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति की बेल पे रिहाई जो है उससे रिफ्यूज़ल किया जा सकता है, कोर्ट इनकार कर सकता है। तो ये कंप्लीट हुआ सेक्शन 436।